काम करेंगे। आज हमारा पहला क्लास है ना, तो आप लोग जो है एक एक करके अपने कैमरास ऑन करेंगे तो मैं देख पाऊंगी कौन क्लास में है। तो फिर जो है हमारे लिए बात करना इजी रहेगा। ठीक है। ठीक है। तो अभी सभी बच्चे ज्वाइन हो गए हैं, और जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है प्लीज अपने फ्रेंड्स को बता दीजिए कि आज पहला क्लास है भूगोल का, तो सभी ज्वाइन हो जाएं। फिर जो है आपको क्लास में आसानी होगी, क्योंकि आप लोगों का पेपर्स फास्ट है ना, नेक्स्ट मंथ से है ना आप लोगों का पेपर्स। यस मैम। तो जो है मैम हमारा तो परसों है ज्योग्राफी का पेपर। परसों ज्योग्राफी का पेपर है, मतलब ये मेन पेपर की बात कर रहे हैं आप, या आपका कोई नो टेस्ट मैम, होने? स्कूल में हाँ हाँ। टेस्ट है। हाँ, स्कूल में टेस्ट है। तो पूरे सिलेबस पे ही टेस्ट है आप लोगों का? यस मैम। अच्छा, पूरे सिलेबस पे ही टेस्ट है। देखिए, अभी पूरा जो आपका सिलेबस है ना, आई होप आप लोग सभी जो बच्चे हैं उनको ज्वाइन होने के लिए बोल दीजिए, क्योंकि आज हम पूरा सिलेबस तो देखेंगे ही, विशेषकर उन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे जिनके ऊपर ना आपके सिलेबस में सबसे ज्यादा मार्क्स दिए गए हैं, जिन चैप्टर्स के ऊपर, जिन अध्याय के ऊपर, उनके ऊपर हम ज्यादातर डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके फ्रेंड्स जो हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, बिकॉज मुझे सिर्फ 8-9 बच्चे ही दिख रहे हैं, उन सभी को बोल दीजिए कि वो फटाफट ज्वाइन हो जाए, तो जो मेन टॉपिक्स हैं जहाँ पे आप लोगों को डाउट है उन चीजों को भी हम डिस्कस कर सके। है ना, आप लोग वही बैच है जिनको मैंने लास्ट ईयर पढ़ाया था, है ना? यस मैम। है ना, वही वाले बच्चे हैं। तो सभी को बोल दीजिए कि ज्वाइन हो जाए, बिकॉज हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप लोगों का पेपर है तो हम फटाफट इसको स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, गुड इवनिंग आप सभी को। जैसे कि आप लोग जानते हैं, अभी हम जो है मैंने लास्ट ईयर भी आप लोगों को भूगोल पढ़ाया था, इस साल भी हम वही करेंगे, लेकिन हाँ सिलेबस के मोस्टली उन पोर्शंस को हम देखेंगे जिनको आप में डिफिकल्टी है समझने में, या जिनमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, उन्हीं को हम ज्यादातर देखेंगे और आपके मैक्सिमम डाउट्स लेंगे, ताकि जहां पे भी आप लोगों को मुश्किल हो रही है उनको हम क्लियर कर सकें। है ना? तो सबसे पहले जो है आपका भूगोल का हम सिलेबस देख लेते हैं। स्क्रीन शेयर करेंगे ताकि आपको दिख जाए। तो शेयर करते हैं। ठीक है, जैसे ही दिख जाए तो आप बताना। दिख रही है मेरी स्क्रीन सबको? नो मैम। यस मैम। कि हम थोड़ा ना डिस्कस मैम अब दिख रही करेंगे। है। हाँ जी। यस मैम, दिख रही है। तो अभी हम डिस्कस कर सके तो ये है आपका ज्योग्राफी का पोर्शन, है ना, यही किताब है आपकी मराठी, मतलब टेक्स्ट बुक जो है, वहां पे आप यही यही आपका पोर्शन है। एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ कुछ चैप्टर्स हैं जो बहुत आसान है समझने में, और जिनको मतलब पढ़ने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। है ना? यही है ना आपका चैप्टर जो भी यहाँ पे लिखा है, क्षेत्रभेद, यस स्थान मैम, विस्तार, यही चैप्टर से। यही चैप्टर्स है। प्राकृतिक रचना व जल प्रणाली, हवामान, नैसर्गिक वनस्पति, लोक संख्या, मानवीय वस्ती, अर्थव्यवस्था आणि व्यवसाय, पर्यटन, वाहतूक आणि संदेशवाहक। देखिए, यहाँ पे कुछ कुछ चीजें हैं ना जो मैंने आप लोगों को लास्ट ईयर ना हमने इकोनॉमिक्स में और भूगोल में पढ़ा था, याद है आप लोगों को? जैसे पर्यटन पढ़ा था, अर्थव्यवस्था पढ़ा था, ये सब कुछ कुछ चीजें हमने पढ़ी हुई है लास्ट ईयर। हवामान, कुछ कुछ चीजें अगर आप लोगों को याद है, मैंने लास्ट ईयर क्लास 9 में आप लोगों के साथ यही पढ़ा हुआ था। जिन्होंने सुना था उनको शायद याद होगा। याद है आप लोगों को? तो अभी देखेंगे कि देखिए ये कुछ कुछ चैप्टर्स में ना
पोर्शंस भी ज्यादा है और कुछ कुछ चैप्टर्स में ऐसी चीजें हैं जिनको आपको ज्यादा समझने की जरूरत है और कुछ कुछ चैप्टर्स में आपके मार्क्स भी बहुत ज्यादा दिए गए हैं। जैसे आप देखेंगे ना, ये सब चैप्टर्स नैसर्गिक वनस्पति, फिर अर्थव्यवस्था आणि व्यवसाय, पर्यटन वाहतूक आणि संदेश वाहन, ये सब कुछ कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें ना आपका जो है ज्यादा मार्क्स दिए गए हैं सिलेबस में आपको। जितना मैंने पढ़ा नेट पे या जितना मैंने देखा, ये कुछ कुछ दो चार चैप्टर्स यहाँ पे बहुत ज्यादा है जिनके ऊपर बोर्ड में आपको ज्यादा फोकस किया गया है या जिनके ऊपर आपको ज्यादा मार्क्स आएंगे एग्जाम में, मतलब उन्हीं में से ज्यादा प्रश्न आएंगे। उनमें से ये दो तीन चैप्टर्स जो मैंने नाम बताए ना, ये सबसे ज्यादा है। तो देखिए, ये नैसर्गिक वनस्पति व प्राणी, ये भी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से काफी क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। तो हम ना क्या करेंगे, ये जो भी क्लासेस अभी से मैं आपके साथ लूंगी ना, उनमें से मैं मैक्सिमम यही ट्राई करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा जो भी मतलब चैप्टर्स हैं जो आपके सिलेबस में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले हैं और जिनमें बहुत ज्यादा समझ की और अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है ना, हम उन्हीं चैप्टर्स को आगे लेंगे। जैसे हवामान देख लीजिए, फिर आप देख लीजिए लोक संख्या, है ना, अर्थव्यवस्था, प्राकृतिक रचना व जल प्रणाली, ये सब ऐसी चैप्टर्स है ना जिनमें मार्क्स कुछ भी आए, लेकिन इनको समझने की ना बहुत जरूरत है। जब तक ना आप इन चैप्टर्स को पूरा पूरा समझ जाएंगे, कौन से क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं, कैसे घुमा के आने वाले हैं, सहज तरीके से आने वाले हैं, या कुछ समझ के ऊपर भी प्रश्न है, इन चीजों को जब तक ना आप जानेंगे तब तक ये आप आंसर नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए मैं उन्हीं चैप्टर्स को पहले देखूंगी जिनमें मार्क्स ज्यादा आने वाले हैं, मतलब जिनसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाने वाले हैं आपको, साथ साथ जिनमें बहुत ज्यादा समझ की जरूरत है, अंडरस्टैंडिंग जो चैप्टर्स में है। ठीक है, तो उन्हीं में से मैंने देखा कि ये जो नैसर्गिक वनस्पति व प्राणी है, इसमें से भी काफी क्वेश्चंस आते हैं और काफी इनकी इंपॉर्टेंस है आपकी सिलेबस में। आज मैंने सोचा है कि इन चैप्टर्स को मैं पहले आपसे डिस्कस करके एक बार आपको समझा दूंगी कि यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया है, आपसे मांग क्या रहा है और इन चैप्टर्स में है क्या। इसको कवर करने के बाद मैं आप लोगों से डाउट पूछूंगी कि आपको इतने जो सारे चैप्टर्स पढ़ाए गए हैं, ये 8-9 चैप्टर्स में से कौन से चैप्टर्स में से आपको सबसे ज्यादा डाउट है। जो भी चैप्टर्स में आप डाउट बोलेंगे नेक्स्ट क्लास में हम उन्हीं को कवर करेंगे। लेकिन मैं ज्यादा से ज्यादा एक क्लास में आपके डाउट्स ले सकती हूँ और एक या दो चैप्टर्स पूरे कंप्लीट कर सकती हूँ, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है तो नैसर्गिक वनस्पति का मैंने सोचा है जैसे ये चैप्टर समाप्त हो जाती है आज के ही क्लास में, मैं आपके साथ आपके डाउट्स भी लूंगी। ठीक है, सभी ओके हैं इसके ऊपर? Yes, यस सभी मैम। ओके। अभी भी मैं सिर्फ 8-9 बच्चों को ही देख रही हूँ, प्लीज आपके दूसरे फ्रेंड्स को भी बोल दीजिए ज्वाइन हो जाए ताकि वो भी क्लास कर सके। ठीक है, चलिए अभी टाइम वेस्ट ना करके हम डायरेक्ट ना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं कि जो आज हम ये नैसर्गिक वनस्पति और जो प्राणी, इन दोनों का संबंध आज हम जानने वाले हैं। और अगर आप अपने टेक्स्ट बुक में भी देखेंगे ना, तो आपके टेक्स्ट बुक में भी इस चैप्टर में ब्राजील और जो है ना इंडिया, इन दोनों का कंपैरिजन दिया गया है। इन दोनों को कंपैरेटिवली समझाया गया है कि जो नैसर्गिक वनस्पति और प्राणी है, इन दोनों में संबंध क्या है और इनको इतना डिटेल में आपके सिलेबस में क्यों दिया गया है। हालांकि ये बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे इंडिया और ब्राजील दोनों का ना एक कंपैरिजन, मतलब एक तुलनामूलक स्टडी हम पढ़ेंगे ताकि दोनों दोनों देशों को ना हम एक साथ जानेंगे कि दोनों देशों को ही केस स्टडी के रूप में यहाँ पे क्यों लिया गया है, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, दोनों देशों में क्या समीपता है और क्या समानता है, इसको भी आज हम जानेंगे। देखिए चैप्टर बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन चैप्टर में समझने वाली बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जाननी पड़ेगी। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, आप लोग सिर्फ मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, देखिए चैप्टर का नाम ही यही है, नैसर्गिक वनस्पति और प्राणी, ब्राजील और भारत। तो ब्राजील और भारत का हम एक कंपैरिजन या तुलनामूलक स्टडी हम कर रहे हैं। आप बता सकते हैं नैसर्गिक वनस्पति का मतलब क्या होता है? कोई भी मुझे बता सकता है नैसर्गिक मीनिंग क्या होता है, नैसर्गिक वनस्पति यानी प्राणी। तो वनस्पति का मतलब क्या होता है? क्या हर एक पेड़ पौधा वनस्पति होता है? मेरा यही क्वेश्चन रहेगा आप लोगों से। मैम नैसर्गिक वनस्पति मतलब नेचुरल प्लांट्स ट्रीज जो होते हैं वो। ओके, हाँ, किसी और को कुछ पूछना है या बोलना है?
ओके, देखिए, हम वनस्पति और नैसर्गिक वनस्पति उन्हों को ही कहते हैं, उन्हीं पेड़ पौधों को कहते हैं जो खुद से बड़े होते हैं, खुद से उगते हैं, जिनको कोई आकर के, जैसे हम घर में पौधे लगाते हैं या ट्रीज लगाते हैं, प्लांट्स लगाते हैं, उनको हम पानी देते हैं, उनको हम सींचते हैं, लेकिन ये अपने आप से होते हैं, इनके ऊपर मानवीय प्रभाव कुछ नहीं रहता। तो नैसर्गिक वनस्पति माना जो अपने आप से उगे हैं, मानव का जहाँ पे कोई इंटरफेरेंस या कोई भूमिका नहीं रहती है। और प्राणी कौन से होते हैं? यूं ही तो प्राणी अपने आप होते हैं ना, प्राणियों को बनाने में इंसान का तो कोई हाथ नहीं रहता है। तो ये जो वनस्पति और प्राणी दोनों का संबंध यही रहता है कि ये दोनों ना प्रकृति के एक कुछ ऐसी भूमिकाएं पालन करते हैं जिनमें जिनमें मनुष्य का कोई हाथ नहीं रहता। इंसान वहां पे कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये टोटली नेचर के ऊपर डिपेंड करके इनकी ग्रोथ होती है, ये बड़े होते हैं। और यहाँ पे हम जो है ना वनस्पति और प्राणी, ब्राजील और भारत का ही पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन यही आता है, क्योंकि हम ब्राजील और भारत को ही क्यों ले रहे हैं? किसी और देश को भी ले सकते थे। आप लोगों ने सोचा है इस क्वेश्चन के बारे में? ब्राजील और भारत को ही क्यों यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, इनकी तुलनाएं क्यों हो रही है? कोई बता सकता है मुझे, क्यों इनको ही हम पढ़ेंगे? क्योंकि हाँ जी। ना भारत का और ब्राजील का दोनों का ना हवामान या जो बाकी जो स्थिति होती है, मतलब वनस्पति या और भी अन्य, मतलब भारत की जो अर्थव्यवस्था है या जैसे कि प्रजासत्ताक है, वैसे मिश्र अर्थव्यवस्था है। ऐसा ना बहुत कुछ भारत और ब्राजील में सेम है, इसलिए वो भारत और ब्राजील का लिया है। ओके, चलिए, बहुत अच्छी और बात है। आपका मैम, नाम हाँ जी, हाँ जी, हमारा भारत का पृथ्वी पे जो स्थान है ना, वो पूर्व हाँ और जी, उत्तर दिशा में। जी। अच्छा, आपकी आवाज रुक गई है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। बाकियों को मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? मेरी आवाज बाकियों को आ रही है या नहीं आ रही है? सब सुन पा रहे हैं मुझे? में जब कंपैरिजन करते हैं तो हम्म, हम पृथ्वी के जो 4 दिशा होती है उन चारों का अभ्यास करते जी। तो फिर उसके बाद क्या होता है? जी, मेरी आवाज आ रही है सभी को? आप लोग जो आंसर दे रहे थे उसी को हम कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। और कोई कुछ बोलना चाहेगा प्लीज बताएं, ताकि हम स्टार्ट कर सके। मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस मैम, आ रही। ओके, चलिए। तो देखिए, जैसे कि आप लोगों ने कहा ना कि हम भारत और ब्राजील को ही क्यों लेते हैं। अगर आप भारत और ब्राजील का पूरे विश्व में, हम अगर वर्ल्ड मैप आपको दिखाएं, तो आज मैं आपको वर्ल्ड मैप दिखाऊंगी। तो वर्ल्ड मैप में अगर हम भारत और ब्राजील की जो मतलब जो पोजीशन है ना ग्लोब पे, अगर हम वो दिखाएं आपको, तो आप देखेंगे कि देखिए, ये हमारा ठहरा वर्ल्ड मैप। मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिखेगी। और आप लोग सभी जानते हैं कि ये जो वर्ल्ड मैप हमारा है ना, इस वर्ल्ड मैप में भारत की और ब्राजील की जो लोकेशन है, या जो इनका ग्लोब पे स्थान है, वो मोरले सेम ही दिखता है। देखिए, ये ठहरा हमारा ब्राजील, आप सभी को दिख रहा है ना मैप जो दिख रही है आप लोगों को? ये हमारा इंडिया है, दिख रहा है सभी को? हाँ जी। और ये रहा हमारा ब्राजील, है ना? तो यहाँ पे मैं ब्राजील को देख रही हूँ। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, महादेश जो है ना, इसका नाम है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। और साउथ अमेरिका के महादेश में मुझे ब्राजील इस स्थान पर मिला। इसी के पैरेलल अगर मैं जाऊं, तो बिल्कुल इसके राइट हैंड साइड में, अगर मैं इसके पैरेलल 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 ऐसे करके जाऊं, तो देखिए मुझे इंडिया मिल रहा है ना? मतलब थोड़ा सा ऊपर जाके इंडिया। तो यहाँ पे जो मुझे हवामान मिलेगा, इंडिया में जो हवामान मिलेगा, उसके लगभग करीब करीब मुझे वही हवामान ब्राजील में मिलेगा,
है ना, विशेषकर ये उत्तरीय दिशा में। बिकॉज उत्तर से अगर मैं स्ट्रेट जाती हूँ तो ऐसे अफ्रीका को कवर करके देखिए, जहां पे ब्राजील, वहीं पे मुझे इंडिया का ये वाला पोर्शन मिल रहा है। अगर मैं ब्राजील से इंडिया को, मेरा जो कर्सर है उसको फॉलो करें, ब्राजील से इंडिया के इधर मैं अगर स्ट्रेट लाइन बनाऊं तो ऑलमोस्ट ब्राजील के बराबर ही मुझे इंडिया दिख रहा है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा अगर ऐसे करके आप लोगों को दिखाऊं तो देखिए, ये ब्राजील, ये मेरा इंडिया। तो देखा जाए तो ब्राजील बोल दो या इंडिया बोल दो, दोनों के बीच बीच में से ना मुझे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या जो कर्कट क्रांति रेखा आप लोग बोलते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ, वही मुझे मिलेगा। तो जिस प्रकार की हवामान मुझे इंडिया में मिलेगी वैसी ही हवामान मुझे ब्राजील में मिलेगी। और आपको ये सोच समझना पड़ेगा कि जो ये वनस्पति है और ये जो यहाँ पे प्राणी है, इनकी जो ग्रोथ है या इनका जो डेवलपमेंट होता है, ये हवामान के ऊपर ही डिपेंड करता है ना। तो जैसी हवामान, मानो हवामान माना यहाँ का क्लाइमेट जैसा होगा, अगर बहुत ज्यादा बारिश रही तो यहाँ पे बहुत घने जंगल होंगे। इंडिया के कुछ कुछ स्थानों में अगर आप देखेंगे तो उन्हीं स्थानों पे बहुत घने बारिश और बहुत घने जंगल और बहुत ज्यादा बारिश मिलता है। तो वहां पे जिस प्रकार की वनस्पति हमें मिलेगी वैसी ही वनस्पति हमें ब्राजील में भी मिलेगी। ब्राजील एक ऐसा स्थान है जहां पे आप देख रहे हैं इसके ऑलमोस्ट ये जो इसका ये पूर्व दिशा है अटलांटिक ओशन से पूरा घिरा हुआ है। और इस पूरे देश में ना काफी ज्यादा गर्मी और काफी ज्यादा बारिश मिलती है। इसके हिसाब से अगर हम इंडिया में जाएं तो ऐसी जो हवामान है ना, काफी बारिश हमें साउथ इंडिया में मिलती है। काफी सारी बारिश यहाँ पे मिलती है, विशेषकर ये जो हमारा पश्चिम पर्वतमाला है और पूर्वीय पर्वतमाला है, और कुछ ये नॉर्थ ईस्ट जहाँ पे मेरा कर्सर है वहां पे। तो इन स्थानों पे मुझे बहुत ज्यादा बारिश मिलती है। क्योंकि आपका ये क्लास 10 का चैप्टर है, इसके पहले चैप्टर में आपने हवामान पढ़ा हुआ है, दोनों चैप्टर्स लिंक है, लेकिन एक चैप्टर के बाद दूसरा इसलिए समझाया जाता है क्योंकि एक चैप्टर से आपने जो इन्फॉर्मेशन मिला उस चैप्टर को आप उस इन्फॉर्मेशन को आप दूसरे चैप्टर में रिलेट करके पढ़ाएं। लेकिन आज मैंने डायरेक्ट इसलिए स्टार्ट की वनस्पति का चैप्टर क्योंकि हवामान इससे पहले आपको बता देता है कि हवामान के ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर कितना कुछ डिपेंड करता है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा बारिश है तो उस बारिश की वजह से आपको बहुत ज्यादा वनस्पति और बहुत ज्यादा प्राणी भी मिलेंगे। उसी के हिसाब से आपको सेम प्रकार की मिट्टी भी यहाँ मिलेगी, वहां भी मिलेगी। तो अगर आप देखेंगे कि जिन जिन स्थानों पे मुझे बहुत ज्यादा बारिश मिलती है और बहुत ज्यादा वहां पे ना सूरज के प्रकोप रहते हैं, तो वहां पे गर्मी ज्यादा होती है और बारिश ज्यादा होता है, मिट्टी भी भीगी सौंधी रहती है। इसी के रिलेशन में अगर मैं देखूं, ब्राजील में भी बहुत ज्यादा बारिश होती है, काफी गर्मी भी रहती है और मिट्टी भी मेरी वैसी सौंधी सौंधी रहती है। तो इन स्थानों पे जहाँ पे मुझे ऐसे बहुत गर्मी, काफी बारिश, सौंधी मिट्टी, ऐसे प्रकार की फीचर्स मिलेंगे ना, ऐसी विशेषताएं मिलेंगी, मुझे वहां पे सेम टाइप के वनस्पति मिलेंगे। इसीलिए हमारे चैप्टर में ना ब्राजील और इंडिया को लिया गया है, क्योंकि इन दोनों एरिया में जो क्लाइमेट मुझे मिलेंगे, विशेषकर इंडिया के कुछ कुछ स्थानों पे, पूर्व पर्वतमाला, नॉर्थ ईस्ट के कुछ कुछ राज्य और यहाँ पे ये अंडमान निकोबार आइलैंड जो अंडमान सी में आप देख रहे हैं। मेरे कर्सर को सभी फॉलो करते जाए, पॉसिबल है तो ये डायग्राम भी आप बना सकते हैं। इंडिया के ये स्थान जैसे आप देखेंगे कि ये जो पश्चिमी पर्वतमाला हमारा है, फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया जैसे असम, गुवाहाटी, ये सब जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, और ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स वाला जो रीजन है, इन 3-4 रीजन्स में मुझे सेम टाइप के वनस्पति और प्राणी मिलते हैं जिन प्रकार मुझे ब्राजील में मिलता है ना। तो इन जंगलों को कहा जाता है एवरग्रीन फॉरेस्ट, मतलब ये हमेशा ग्रीन ग्रीन रहते हैं, इनके पत्ते एक साथ कभी नहीं गिरते, है ना, क्योंकि हमेशा पूरे साल ही मुझे बहुत ज्यादा बारिश मिलती है। तो इंडिया में भी ऐसे कुछ कुछ स्थानों पे जिनके ऊपर अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, इन स्थानों पे भी मुझे पूरा ये जो पश्चिमी पर्वतमाला, नॉर्थ ईस्ट या अंडमान निकोबार, इन स्थानों पे भी ना मुझे सारा मतलब ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं पूरे साल में आपको बहुत ज्यादा बारिश, बहुत ज्यादा गर्मी और एकदम ना घने जंगल और प्राणी मिलेंगे। तो हम इंडिया और ब्राजील को इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इन स्थानों पे ना हमें सेम टाइप ऑफ वनस्पति और प्राणी मिलेंगे, क्योंकि इनकी क्लाइमेट सेम है।
इतना तक मैंने आपको सभी को समझ में आया क्योंकि क्यों हमने ब्राजील और इंडिया को लिया हुआ है? क्या सबको समझ में आया? अगर किसी को डाउट है तो वो मुझे रुक के पूछेगा। समझ में आया सभी को? यस मैम। ओके, अभी देखिए, तो ब्राजील की वनस्पति कैसी होती है? सदाहरित जंगल और इतर वनस्पति प्रकार। सदाहरित जंगल जो मैंने अभी आपको बोला ना, हमेशा ग्रीन रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतनी बारिश होती है, इतनी बारिश होती है कि जो पत्ते होते हैं ना, पेड़ होते हैं ना, उनमें इतनी पानी पहुंचती है कि वो कभी अपने पत्तों को झड़ाते ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है? हमेशा ही उनके में पत्ते रहते हैं ऐसा नहीं। जो पेड़ होते हैं ना, जो पेड़ पौधे रहते हैं, वो एक साथ ना कभी अपने पत्तों को नहीं झड़ाते। कभी कोई झड़ाएगा, कभी कोई, कभी कोई। तो एक साथ उनके पत्ते नहीं झड़ते, इसीलिए पूरे साल ना इतनी बारिशों की वजह से वो हमेशा ग्रीन ग्रीन रहते हैं। और इतने ग्रीन रहने की वजह से ना इतना वहां पे पानी आता है, इतना वहां पे वेदर ऐसा रहता है कि बहुत सारी वैरायटी के प्लांट्स और एनिमल्स हमें वहां पे मिलते हैं। तो जो सबसे ज्यादा है ना, सबसे ज्यादा जो एनिमल्स की वैरायटी हमें मिलती है वो इधर ही मिलेगी। कुछ ऐसे ऐसे हमें स्पीशीज यहाँ पे देखने को मिलेंगे, कुछ ऐसे ऐसे प्राणी हमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो हमें कहीं और नहीं मिलेंगे। और इसीलिए ये जो हम पढ़ते हैं ना, ब्राजील का जो पोर्शन है, ये जो यहाँ पे अमेजोन नदी बहती है, ये जो अभी हमने देखा ना, ये ब्राजील में, ये वर्ल्ड मैप में अभी हमने देखा ना, तो यहाँ पे जो अमेजोन नदी जाती है ना ब्राजील में, इसीलिए इनका अमेजोन फॉरेस्ट भी कहते हैं, या अमेजोन की जंगल भी कहते हैं। सबसे ज्यादा तो आपको यहाँ पे प्राणियों की वैरायटी मिलेगी, जैसे कि एनाकोंडा वगैरह, सांप। फिर ऐसे कुछ कुछ पशु जिनके मतलब कुछ स्पाइडर्स मिलेंगे आपको, जो एक इतने जहरीले होते हैं जो किसी को काट दे तो उनकी शायद मृत्यु भी हो जाए। तो सांपों की वैरायटी में, स्पाइडर्स की वैरायटी में, मंकीज है ना, बंदरों की वैरायटी में इतनी इतनी मिलेंगी कि आपको विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। और यहाँ पे इतना घना जंगल है ना ब्राजील में, इन स्थान पे, कि इसको कहते हैं लंग्स ऑफ द अर्थ, है ना, पूरे पृथ्वी का जो लंग्स होती है। इतने पेड़ होते हैं ना, यहाँ से इतना ऑक्सीजन पैदा होता है, प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि इतने पेड़ हैं। तो इनको कहा जाता है कि लंग्स ऑफ द अर्थ। यहाँ से इतनी ऑक्सीजन निकलती है कि वो पूरे विश्व को जैसे फीड करती है। इतनी विशेषता है इन जंगलों की। हम ये वीडियो डेफिनेटली देखेंगे, लेकिन देखो यहाँ पे लिखा है ना, जगाचे फुसफुस कहा जाता है ना, मतलब पूरे पृथ्वी का जो फुसफुस होता है वो इन अमेजोन के जंगल्स को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से इतनी ऑक्सीजन प्रस्तुत होती है, क्योंकि यहाँ पे इतने पेड़ पौधे रहते हैं करके। तो बहुत ज्यादा वैरायटी एनिमल्स और प्लांट्स की यहाँ पे मिलती है। नेक्स्ट जो है ना, अगर ब्राजील के बाद हम कंपेयर करें तो ये इंडिया में कुछ कुछ जंगल हम ऐसे देख सकते हैं, है ना, कि इंडिया के जो जंगल्स होते हैं या इंडिया में जिस प्रकार की वनस्पति होती है वो ब्राजील से सिमिलैरिटी खाती है। क्योंकि यहाँ पे ना जो सदाहरित जंगल मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की हुई है, ये सदाहरित इंडिया में भी मिलते हैं, लेकिन कौन से स्थानों पे मिलते हैं? अगर आप अपने टेक्स्ट बुक को देखेंगे, ये देखिए, ये जो डीप ग्रीन कलर आप लोगों को दिख रहा है, ये डीप ग्रीन कलर, ये होती है सदाहरित जंगल। मानो मैंने आपको बोला था पश्चिम पर्वतमाला, ये नॉर्थ ईस्ट के कुछ कुछ राज्य, और ईस्ट में भी आपको कहीं कहीं मिलेगा, जैसे अंडमान निकोबार, इन स्थानों पे। तो ये जो स्थान आप देख रहे हैं ना, उड़ीसा के कुछ कुछ स्थान, ये सब स्थानों पे आपको सबसे ज्यादा वृष्टि मिलेगी, सबसे ज्यादा बारिश मिलेगी। तो ब्राजील में जैसे आपको वनस्पति मिलती है ना, वैसे ही वनस्पति आपको इंडिया में भी मिलेगी, लेकिन इन स्थानों पे। बाकी स्थानों पे भी मिलेगी, लेकिन उनमें क्या होगा, उनमें वैरायटी रहेगी। कौन से प्रकार की वैरायटी? पानझारी जंगल है, जहां पे 2000 और उससे भी ज्यादा मिलीमीटर की बारिश होती है, वहां पे सदाहरित जंगलें मिलती है। सदाहरित का मतलब मैंने आपको समझाया कि हमेशा वो ग्रीन रहते हैं, एक साथ पत्तों को नहीं झड़ाते। फिर पानझारी जंगलें मतलब 1000 से 2000 मिलीमीटर तक बारिश जहाँ पे होती है, पानझारी जंगलें वहां पे मिलते हैं। पानझारी का मतलब क्या होता है? जिनमें जो पत्तों को झड़ा देते हैं साल में एक बार, और हमेशा एक साथ। जैसे हम अपने आसपास पौधों को देखते हैं ना, ट्रीज को देखते हैं, प्लांट्स को देखते हैं, विंटर में क्या होता है? विंटर में उनकी जो है ना वो पेड़, उन पेड़ों से ना जो है
पत्ते झड़ जाते हैं। तो आप लोगों ने सभी ने देखा होगा ना, विंटर में पत्ते झड़ जाते हैं, तो उनको पानझड़ी जंगले बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ये नेचर है, उनका ये हैबिट है कि साल में एक बार पत्तों को तो झड़ाना ही चाहिए, क्योंकि उनको हमेशा सदाहरित जंगलों जैसी बारिश नहीं मिलती। समझ रहे हैं ना सब मेरी बात? सभी को समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? हाँ कि ना? हाँ। यस मैम। तो सदाहरित के कंपैरिजन में अगर आप पानझड़ी को देखें, सदाहरित 2000 से ज्यादा मिलीमीटर स्थानों पे मिलता है। पानझड़ी हमें 1000 से 2000 इन स्थानों की बारिश में मिलती, बारिश जहाँ पे होती है इन स्थानों पे मिलती है। सदाहरित जंगली एक साथ पत्तों को नहीं झराते, पानझड़ी जंगली एक साथ पत्तों को झरा देते हैं। इसीलिए ये हमेशा ग्रीन रहते हैं, हमेशा इनमें हरित दिखता है कि, और बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण ये हमेशा ग्रीन रहते हैं। लेकिन ये पानझड़ी का क्या होता है, इनको साल में एक बार हर एक प्लांट जो है, हर एक ट्री जो है, हर एक पेड़ जो है, वो अपने पत्तों को झड़ा देगा, क्योंकि इनको पूरे साल उतनी बारिश नहीं मिलती जितनी सदाहरित जंगलों को मिलती है। और भारत में ये कहाँ कहाँ उपलब्ध है? भारत में ये उपलब्ध है इन स्थानों में जहाँ पे ये लाइट ग्रीन कलर आप देख रहे हैं। जैसे आप देखेंगे कि ये मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश के किन्हीं स्थानों में हो गया, कुछ बंगाल के हो गए, कुछ बिहार के, कुछ उत्तर प्रदेश के, कुछ उड़ीसा में, है ना, कुछ नीचे कर्नाटका में, कुछ केरला में, कुछ तमिल के इन स्थानों पे, कुछ कुछ महाराष्ट्र में, इन स्थानों में जहाँ पे लाइट ग्रीन कलर दिख रहा है। तो डीप ग्रीन कलर उन्हीं स्थानों के लिए है जहाँ पे पूरे साल सदाहरित जंगले और 2000 से ज्यादा मिलीमीटर की बारिश रहती है। लाइट ग्रीन कलर में पानझड़ी जंगलें मिलती हैं जहाँ पे पूरे साल उतनी बारिश नहीं होती, 2000 से 1000 मिलीमीटर तक होती है। एक साल में पत्तों को पूरे टाइम, पत्तों को टोटली झड़ाना पड़ता है, और ट्रीज ना बिल्कुल एकदम, मतलब कैसी हालत होती है जैसे उनमें पत्ते हैं ही नहीं, बिल्कुल खाली हो जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ विंटर में आप देखेंगे ट्रीज बिल्कुल खाली हो जाती है, तो वो पानझड़ी जंगले हैं, है ना। फिर आप देखेंगे कि एक और कैटेगरी की जो है ना, हमें जो है वनस्पति इंडिया में मिलती है, जिनको काटेरी जंगल कहा जाता है और जुरुप कहा जाता है। ये कौन सी पता है? जो राजस्थान में मिलती है, वो कैक्टस वगैरह, फिर कांटे उगते हैं जहां पे तो बहुत ज्यादा, बहुत ही कम बारिश होती है, 500 मिलीमीटर से भी कम। और वहां की बारिश इतनी कम होती है कि वहां पे पेड़ पौधे तो उगते ही नहीं, सिर्फ ऐसे पेड़ उगते हैं जो अपने अंदर पानी को स्टोर करके रखते हैं, जिनके अंदर पानी ज्यादा इवेपोरेट नहीं होता, वाष्प नहीं बनते, और जो पानी को प्राप्त करने के लिए बहुत दूर दूर तक मिट्टी के अंदर जाते हैं, जैसे कैक्टस वगैरह। ये कैक्टस प्लांट्स ऐसी होती हैं जो थॉर्न्स होती हैं, उनमें ना कांटे होते हैं, ताकि कोई जानवर आकर उनको खा ना सके। अगर जानवर उनको खा लेंगे तो सारा पानी सूख जाएगा ना, वो मर जाएंगे। तो ये जो काटेरी वाली जंगल है ना, वो आपको सिर्फ राजस्थान, गुजरात, ये देखो देखो ये जो स्थान है ना, राजस्थान और गुजरात, इन्हीं स्थानों पे मिलेंगे। जैसे यहाँ पे ये ग्रे कलर दिया गया ना, काटेरी जुरुपी वन, ये वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, पेड़ पौधे उगते ही नहीं है, जो भी उगते हैं उनमें कांटे रहते हैं, उनको बहुत दूर दूर तक पानी के लिए जाना पड़ता है। कुछ कुछ स्थान यहाँ पे भी हमने देखे हैं। ये नीचे का जो पोर्शन है भारत का, जो साउथ का कुछ कुछ पोर्शन है, महाराष्ट्र के कुछ स्थान है, कर्नाटका है, केरला है, यहाँ पे बहुत कम थोड़ी थोड़ी बारिश होती है, आंध्रा वगैरह। तो यहाँ पे आपको सिर्फ कांटे वाले पौधे मिलेंगे, जिनको खाने से भी पशु डरते हैं, है ना। फिर आपको एक प्रकार का और दिखेगा जिसको हिमालय तल वने कहते हैं, है ना, जो ये ग्रे कलर का आपको दिख रहा है। देखो ये ग्रे कलर का दिख रहा है ना, ये लाइट ग्रे कलर का, मतलब यहाँ पे सिर्फ पहाड़ी जो है ना पेड़ पौधे होते हैं, जो बर्फ की जो वजन होती है, बर्फ जो पौधों पे गिरता है, पेड़ों पे गिरता है, तो कुछ कुछ प्लांट्स ऐसी होती हैं जो बर्फ के ना, उन वो जो एकदम होती है ना, जो बर्फ की जो वजन होती है उसको वो लोग सहन नहीं कर पाते, तो वो टूट जाते हैं। तो ऐसे पेड़ पौधे हमें चाहिए जो पहाड़ों में उगते हैं ना, जो हिमालय तल वने होते हैं, ये जो लाइट व्हाइट कलर के हैं ना, ये वाले पोर्शंस, ये तो ये सिर्फ पहाड़ों पे ही मिलेंगे। जैसे आप देखेंगे फर्न एक पौधा है, ये पहाड़ में उगते हैं, पहाड़ में ये बड़े होते हैं, और जो बर्फ की वजन होती है इनको टॉलरेट कर लेते हैं, इनको सहन कर लेते हैं, इसीलिए वो वहीं पे मिलते हैं। तो कांटों के बाद हमने पहाड़ों का भी देख लिया, जहां एक जगह देख लिया जहां पे बहुत बारिश होती है, एक जगह देख लिया जहां पे थोड़ी कम, एक जगह देख लिया कि जहां पे सबसे कम बारिश होती है, बहुत ज्यादा कम,
कांटे उगते हैं। एक जगह देख लिया जहाँ पे बहुत ठंड रहती है, वहां पे ट्रीज को जो है ना बर्फ लेने की आदत हो जाती है। एक जगह आपको दिखेगा समुद्र कछी वने, देखिए यहाँ पे जहाँ पे मेरी कर्सर है, यहाँ पे आपको ब्लू 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 कलर दिखेगा, यहाँ पे तो ये सब समुद्र तट के इधर होते हैं। ये यहाँ पे जो मिट्टी होती है ना, वहां पे जो नमक होती है, नमक का जो अमाउंट होता है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। इसी के कारण यहाँ पे मैंग्रोव्स बोल करके एक जो है ना पौधे ग्रो करते हैं, एक जो वनस्पति यहाँ पे ग्रो करती है, इसको मैंग्रोव्स कहा जाता है। ये मैंग्रोव्स की वजह से क्या होता है ना, इनमें बहुत ज्यादा क्षमता होती है कि इनके जो रूट्स होती है ना, वो मिट्टी के अंदर नहीं होती है, मिट्टी के ऊपर होती है। क्योंकि इनकी मिट्टी में इतने इतने नमक रहते हैं ना कि ये रूट्स को जो है ना, इनके जो जड़ होते हैं, ये अंदर सांस नहीं ले पाते हैं, ये मिट्टी के ऊपर आ जाते हैं। और ऊपर आने से क्या होता है, ये पानी के ऊपर जैसे कि ना पानी के ऊपर तैरते हुए वो प्लांट्स होते हैं ना, ये यहाँ पे जो ये आपको कहा गया है ना समुद्र का चिवड़े, ये यहाँ पे ऐसे प्लांट्स मिलते हैं जो मिट्टी के अंदर नहीं रहते लेकिन मिट्टी के ऊपर रहते हैं। तो भारत में अगर आप देखेंगे, आपको ये 2 4 3 4 प्रकार के जंगल ही ज्यादा मिलेंगे। सदाहरित मिलेंगे, पानझाड़ी मिलेंगे, कांटों वाली जंगल मिलेंगे, और ये समुद्र में पाए जाने वाले ऐसे ऐसे प्रकार के जंगल मिलेंगे जो मिट्टी के अंदर सांस नहीं लेते, मिट्टी के ऊपर लेते हैं, मैंग्रोव्स कहा जाता है उनको। और नमक वाले ही जो एरिया होते हैं, जो समुद्र तट के निकट होते हैं, वहीं पे उनका जो है ना दलदल वगैरह में उनकी ग्रोथ होती है ना। क्योंकि बहुत ज्यादा वहां पे बारिश की प्रभाव रहती है, क्योंकि समुद्र निकट है तो बारिश तो होगी। बहुत ज्यादा ना वहां पे टाइड्स आते हैं, इसी रीजन से। सभी को समझ में आ रहा है भारत के मेन मेन कौन से वनस्पतियां हैं? समझ में आ रहा है सभी को? कोई डाउट यहाँ तक किसी को है? कुछ प्रश्न पूछना है? यहाँ पे किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? नो डाउट मैम। ओके, चलिए। तो नेक्स्ट जो हम प्रश्न कर रहे थे ना कि हिमालय तल जंगलें क्या होती है ना। देखिए, अगर आप ना मेरे स्क्रीन को थोड़ा बड़ा करेंगे, आपको शायद ना ये फोटो दिख जाए। दिख रहा है आप लोगों को कि एक मैंने ना ये यस पहाड़ मैम। यहाँ पे हुआ है, ठीक है। अगर आप पहाड़ को ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे, तो आप देखेंगे ऊपर पहाड़ के ऊपर में ऑफ कोर्स यहाँ पे इतनी ज्यादा बर्फ रहती है कि बर्फ की वजह से कोई भी पेड़ या पौधा यहाँ पे ग्रो नहीं कर सकता, है ना। और आपको पता है जितना हम पृथ्वी से ऊपर जाते हैं उतनी ही ठंड की मात्रा ज्यादा होती है। इसलिए पहाड़ जो होते हैं ना, पहाड़ की चोटियों में ही हमें बर्फ मिलती है। तो पहाड़ की जो ऊपर की एरिया होती है, वहां पे कभी कोई वनस्पति या पेड़ पौधे नहीं उग सकते, क्योंकि वहां पे पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आइस और स्नो मिलेगा, है ना। जैसे यहाँ पे लिखा है ना उच्च प्रदेश, इस उच्च प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ आपको पहाड़ से बर्फ से ढके हुए कुछ कुछ चीजें मिलेंगी। और इनके अंदर ना वही सिर्फ वो जैसे मॉस वगैरह होती है ना, वही सब चीजें मिलेंगी। जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे आएंगे ना, ये आपको देखेगा।
चालली कलाच करायला हे करायला ते करायला इंटरव्ह्यू द्यायला काय करायला काही दिवा नाही. आवाज सबको आ रही है? मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी, मेरी यस आवाज मैम आ रही आ है रही सबको? है। ओके ओके ओके, मैं बीच में थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गई थी तो शायद आप लोगों को इसलिए सुनाई नहीं दिया। तो आप लोगों ने कहाँ तक सुना? अब ब्राजील की ये पोर्शन आप लोगों ने सुनी जहाँ पे मैं ब्राजील की जो एनिमल्स के बारे में बता रही थी, क्या आपने वो सुना या वहीं से मैं स्टार्ट करूंगी? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को फिर से दिख जाए, है ना? तो देखिए, अभी आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? सभी को दिख रही है मेरी स्क्रीन? यस सबको दिख रही है क्या मेरी स्क्रीन? मैम दिख रही है। ओके ओके ओके, तो देखिए, जब आप ये मैं ब्राजील की जो वन्य अवस्था है ना, अच्छा, आप लोगों ने यहाँ तक तो समझ लिया था ना, भारत के जो पहाड़ के जंगल होते हैं वो कैसे होते हैं, हिमालय के कैसे जंगल, इतना तक आप लोगों ने समझ लिया था? हाँ जी, मैम ओके। तो अभी हम जो है ना, हम फटाफट ब्राजील के जो एनिमल्स मिलते हैं उनको देख लेते हैं। ब्राजील में जो एनिमल्स मिलते हैं, मैंने आपको सबसे पहले बताया कि यहाँ पे एनाकोंडा जो सांप होती है ना, उस सबसे बड़ी सांप, उसकी वैरायटी यहाँ पे मिलती है। आपको बहुत प्रकार के वो मैकाओ होते हैं ना, मैकाओ मतलब जो पैरट्स होते हैं ना, वो बर्ड्स मिलेंगे आपको यहाँ पे। यहाँ पे आपको विशेष प्रकार की एक डॉल्फिन मिलती है जो पिंक कलर की होती है, और बहुत प्रकार के मंकीज भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो इतनी वैरायटी के एनिमल्स यहाँ पे इसलिए मिलते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत बारिश होती है और बहुत घने जंगल होते हैं। तो जितने घने जंगल उतनी ज्यादा बारिश, और मतलब बारिश की वजह से जंगल, तो इसीलिए एनिमल्स भी यहाँ पे बहुत ज्यादा रहते हैं। इतने ज्यादा रहते हैं कि मतलब यहाँ पे जो मगरमच्छ होते हैं, यहाँ पे जो गिरगिट वगैरह मिलती है, वो कहीं पे भी नहीं मिलते। तो सबसे ज्यादा एनिमल्स की जो श्रेणी है वो यहाँ पे ही मिलती है। भारत में अगर हम देखें तो भारत को अगर ब्राजील से तुलना करें
तो भारत के भिन्न भिन्न स्थानों पे भी कुछ ऐसे ऐसे एनिमल्स अब मिलते हैं जो कहीं पे भी हमें नहीं मिलते। अगर आप टाइगर को ले लें तो सुंदरवन जो होता है ना पश्चिम बंगाल में, वहां पे ये मिलता है। आप लायन को देख ले तो गिर फॉरेस्ट होती है गुजरात में, वहां पे लायन बहुत फेमस है। एलिफेंट्स तो थ्रू आउट इंडिया में मिलती है, लेकिन केरला में सबसे इंपॉर्टेंट है। आप राइनोसोरस को देखेंगे तो असम में आपको मिलेगा। असम में तो आपका जो है वो वन हॉर्न राइनोसोरस, मतलब ये जो राइनो है ना, इसका जो ये सिंग है, ये आपको असम के काजीरंगा में मिलेंगे। डॉल्फिन्स भी आप देख सकते हैं भारत के पानी में। प्लस ये जो बाइसन कह के ये एनिमल है ना, ये आपको हिमालय में मिलेगा। तो आप देखेंगे कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हर स्थान पे आपको भारत के भिन्न भिन्न प्रकार के एनिमल्स दिखने को मिलेंगे जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। इसीलिए आप भारत के पक्षियों को देखेंगे ना, तो मोर तो इंडिया का नेशनल बर्ड है। आपको पूर्वी भारत की नदियों में मगरमच्छ बहुत ज्यादा मिलेंगे। आपको ये मालडक बोल रहे हैं, ये भी एक मिलता है। बहुत दुर्लभ पक्षी इसलिए क्यों कहा गया है, क्योंकि इसकी जो प्राप्ति है ना, ये हर जगह नहीं होती है, ये हर जगह नहीं मिलती है। और ये कुछ कुछ प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी जो उपलब्धि होती है ना, वो कहीं और नहीं मिलती है। तो हमारे कहने का तात्पर्य यही है कि आप यहाँ पे जो ब्राजील का मैप देख रहे हैं, उत्तरी दिशा में पक्षी मिलते हैं, बीच की दिशा में मगरमच्छ और बर्ड्स मिलते हैं या बंदर मिलते हैं, तो ये मध्य में सांप भी मिलते हैं। तो ऐसे करके देखो, यहाँ पे ब्राजील को डिवाइड किया गया है, जैसे इंडिया को हमने अभी पढ़ा था, है ना। तो ब्राजील में जहाँ पे हमें ये डीप कलर के वन मिल रहे हैं, फिर हमें थोड़ा सा गर्म होता है तो उष्ण प्रदेश मिलता है, फिर दलदल मिलती है, फिर कांटों का जंगल मिलता है जो आपके यहाँ पे दिया गया है ना। तो ऐसे ही जैसे जैसे हमारे जंगलों की वैरायटी चेंज हो रही है, ज्यादा बारिश, कम बारिश, कांटों वाला वन, फिर जो है ना फिर जो है दलदल, इनमें ही भिन्न भिन्न प्रकार के एनिमल्स या प्राणी हमें मिल रहे हैं। अगर बहुत ज्यादा घने जंगल है तो हमें सांप ज्यादा मिल रहे हैं, थोड़ा कम हो रहा है तो वहां पे मगरमच्छ और पक्षी मिल रहे हैं, उससे भी थोड़ा कम होकर के पानी वाला स्तर आ रहा है तो वहां पे हमें बर्ड्स और फिश, मछली, ये सब ज्यादा मिल रहे हैं। ठीक है। और इंडिया का तो मैंने आपको अभी बता ही दिया कि कौन से प्रकार के क्या क्या कहाँ पे मिलते हैं। अभी अगर आप जाएंगे तो आप देख सकेंगे कि यहाँ पे तो हमने भारत की जो है ना प्रमुख प्रकार के वन दिखा दिए। यहाँ पे एक ही मैप में हमने प्रमुख वन दिखा दिया और प्रमुख एनिमल्स दिखा दिए कि ज्यादा बारिश से कम बारिश के स्थल पर आते हैं तो कैसे जो एनिमल्स होती है, जो प्राणी होती है, उनकी वैरायटी चेंज होने लगती है। ज्यादा बारिश माना देखो पक्षी है, सांप है, चूहा है। कम बारिश में मगरमच्छ ज्यादा मिल रहे हैं, पक्षियों की वैरायटी ज्यादा मिल रही है, बंदर मिल रहे हैं। उससे भी कम बारिश हो रही है तो ये बड़े बड़े जो है ना मछली दिख रही है। तो ऐसे करके कांटों के जंगल में ज्यादा कुछ नहीं मिल रहा है। तो हमने ऐसे करके ब्राजील को भी डिवाइड किया हुआ है ना। तो देखो भारत में भी जो भी हमने डिस्कस किया ना, बंगाल का बाघ, सिंह, डॉल्फिन, फिर जो है बहुत प्रकार की नीलगिरी की पहाड़ों में कैसे कैसे एनिमल्स मिलते हैं, वो यहाँ पे भी दिखाया गया है जो अभी हमने डिस्कस किया है। लेकिन कैसे हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, वो टोटली डिपेंड कर रहा है कि कैसे जंगल है। जैसे आपको इंडिया में ना, ये आपको जहां जहां पे घने जंगल दिखेंगे ना, वहां पे आपको क्या मिलेगा, सांप मिलेगा, वहां पे आपको बंदर मिलेंगे, पक्षी मिलेंगे। थोड़ा कम हो जाएगा ना बारिश जहाँ पे, वहां पे आपको छोटे छोटे बर्ड्स मिलेंगे, फिर बंदरों की कुछ कुछ वैरायटी मिलेगी, बाघ मिलेगा, सिंह मिलेगा। बहुत कम जहाँ पे बारिश होता है जैसे कांटों वाला जंगल, वहां पे आपको क्या मिलेगा, वहां पे ना आपको बहुत ज्यादा जहरीले सांप मिलेंगे, गिरगिट मिलेगी, छोटे छोटे ऐसे ना कीड़े मकोड़े मिलेंगे। फिर ये जो पहाड़ वाला एरिया है ना, जैसे हिमालय का जो स्थान हमने पढ़ा, वहां पे आपको ना ऐसे वो नील गाय, बाइसन, बड़े बड़े जो गाय होते हैं वो मिलेंगे। और ये जो समुद्र तट अंचल है वहां पे आपको मछली ज्यादा मिलेगा, मछली वाला जो प्राणी होती है, जैसे मछली मिलेंगी, मछली खाने वाले वो जो बर्ड्स होते हैं ना वो मिलेंगे, भिन्न भिन्न कलर